Hi guys, this is Manu Mishra, subject matter expert, legal aptitude, legalist tutorial. आज इस सेशन में हम लोग सितंबर मंथ का करंट लीगल नॉलेज का रिकैप करेंगे. Now we move on to our first slide. It's about प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट के केस का. प्रशांत भूषण ने इन द मंथ ऑफ जून दो ट्वीट किए थे. फर्स्ट जो ट्वीट था उनका था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की डेमोक्रेसी को ग्रेव डेंजर में डाल दिया है, स्पेशली जो लास्ट के 4 CGI थे. उनका जो सेकंड ट्वीट था जिसमें उन्होंने एक फोटो शेयर करी जिसमें हमारे करंट CGI शरद अरविंद बोबडे एक बाइक पे बैठे हुए हैं विदाउट अ मास्क और विदाउट अ हेलमेट, और उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि आपने कोर्ट शट डाउन कर दिए हैं जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, आप उनको जस्टिस डिलीवर नहीं कर पा रहे, और आप यहाँ पर बाइक पे बैठे हैं विदाउट अ मास्क एंड विदाउट अ हेलमेट. बेसिकली वो बताना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो CGI है उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया. इस केस के जजमेंट में आने से पहले अपन समझ लेते हैं व्हाट इज कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मींस व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट. कंटेम्प्ट बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. और अंडर द आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी पर्सन को पनिश कर सकती है फॉर द कंटेम्प्ट. अंडर द आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी पर्सन को पनिश कर सकती है फॉर द कंटेम्प्ट. और जो हमारा प्रोसीजर है और इन्वेस्टिगेशन है इन द कंटेम्प्ट केसेस, वो उसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, उसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जो प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन बताता है इन द कंटेम्प्ट केसेस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर ₹1 का फाइन लगाया और बोला कि अगर प्रशांत भूषण ₹1 फाइन पे करने में फेल होते हैं तो उनको 3 मंथ्स के लिए इम्प्रिजन किया जाएगा और 3 इयर्स के लिए बार किया जाएगा फ्रॉम दी प्रैक्टिस. प्रशांत भूषण इस जजमेंट से खुश नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है. उनको लगता है कि उनको जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ, तो उनके पास रेमेडी बचती है रिव्यू पिटीशन की. सो अंडर द आर्टिकल 137 जिसमें रिव्यू पिटीशन डिफाइन है कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ हो. नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. इट्स अबाउट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जजमेंट. इन द ईयर 1992 जब लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे इंडिया में रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ यात्रा का लास्ट स्टॉप अयोध्या था. अयोध्या जब वो पहुंची जहां पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, वहां पर बहुत सारे लीडर आए, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लीडर आए, हिंदू राइट विंग के लीडर आए, और उन्होंने बहुत ज्यादा स्पीचेस दी. और उन स्पीचेस से पब्लिक आउटरेज हो गई और उन्होंने उस मस्जिद को, उस मॉन्यूमेंट को डिमोलिश कर दिया. और उस केस में 32 को एक्यूज बनाया गया कि उन्होंने हेट्रेड स्पीचेस दी हैं जिससे पब्लिक आउटरेज हो गई और उन्होंने उस मॉन्यूमेंट, उस बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया. बेसिकली उन 32 एक्यूज पर था कि आपने लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर का ब्रीच किया है. रिसेंटली CBI की स्पेशल कोर्ट ने उन 32 एक्यूज के ऊपर जजमेंट दिया इन द मंथ ऑफ सितंबर. और उस कोर्ट के जो जज थे जिन्होंने ये जजमेंट दिया, उन जज का नाम है SK यादव. और जजमेंट में दिया कि 32 एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाए क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था फॉर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वो प्री प्लान्ड नहीं था. Now we move on to our next slide. It's about Hindu women's inheritance rights. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हिंदूज या मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या फिर अदर रिलीजन के ऊपर कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था. पहले अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हिंदू मेल कितनी भी वुमेन से शादी कर सकते थे बिफोर द इंडिपेंडेंस. आफ्टर द इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज लेकर आई, बहुत सारे एक्ट लेकर आई हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए.
ऐसा ही एक एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो बताता था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर किसका क्लेम होगा, किसका राइट होगा, कौन को पार्टनर होगा ऑन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इनिशियली जब ये एक्ट आया, जब ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, तब फीमेल के पास कोई राइट नहीं था कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सके। इन द ईयर 2005 इस एक्ट में अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट में डिफाइन किया गया, अगर अमेंडमेंट के समय फादर अलाइव है तो डॉटर का क्लेम बनता है ऑन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर फादर की डेथ हो जाती है बिफोर द अमेंडमेंट, तो डॉटर का क्लेम नहीं होगा ऑन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। नाउ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को ओवररूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डॉटर का राइट होगा बाय बर्थ ऑन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब डॉटर अगर चाहे तो क्लेम कर सकती है ऑन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर वो लैंड, वो प्रॉपर्टी पार्टीशन ना हुई हो। अगर वो प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया हो तो वो पार्टीशन प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। अगर वो अभी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो डॉटर या फीमेल अपना क्लेम ले सकती है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इट्स अबाउट कि एनिमल्स को लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है कि एनिमल्स को लीगल एंटिटी का स्टेटस देना चाहिए। अंडर द आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ डिफाइन करता है, और आर्टिकल 21 की जो वर्डिंग्स हैं वो बोलती है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसकी जो वर्डिंग है, इसमें जो दो वर्ड्स हैं, पर्सन और लाइफ, इन दोनों की डेफिनेशन में एनिमल्स को भी इंक्लूड किया जाए। अभी जो रिसेंटली आर्टिकल 21 है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, और इस पिटीशन में बोला गया है कि जो आर्टिकल 21 का राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए ह्यूमन बीइंग को, वो एनिमल्स को भी राइट मिलना चाहिए। एनिमल की जो लाइफ है उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 21 के लाइफ की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देनी चाहिए। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू। इट्स अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे लॉज बने, हिंदूज के लॉज बने, क्रिश्चियंस के लॉज बने, इस्लाम्स के लिए लॉज बने। लेकिन इशू उठा कि अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज करता है तो वो किस एक्ट के अंडर करेगा, क्या वो मैरिज वैलिड होगी। इसीलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। इस एक्ट का नाम था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट में बोला गया कि अगर कोई आपको रिलीजन, उस स्पेसिफिक रिलीजन के कस्टम्स या रिचुअल्स फॉलो नहीं करने मैरिज के समय, तो आप इस एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं, इस एक्ट के अंदर आप मैरिज कर सकते हैं। इनिशियली इनिशियली इसका जो पर्पस था, इस एक्ट के आने का पर्पस था, वो था टू मेक अ मैरिज अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, और जिसका एम था टू प्रमोट द इंटर रिलीजन मैरिजेस। और ये जरूरी नहीं है, ये एक्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इंटर रिलीजन मैरिज के लिए। अगर सेम रिलीजन की पार्टीज हैं और वो मैरिज करना चाहती हैं तो भी इस एक्ट के अंडर शादी कर सकती हैं। बेसिकली अगर किसी को रिचुअल्स और कस्टम्स फॉलो नहीं करने मैरिजेस के, अपने स्पेसिफिक रिलीजन के, तो वो इस एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। इस एक्ट के कुछ प्रोविजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है कि इसके कुछ प्रोविजन है और राइट टू प्राइवेसी जो डिफाइंड है आर्टिकल 21 में, उसको ब्रीच करता है। इसका जो प्रोविजन है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 बोलते हैं कि अगर किसी पार्टी को इस एक्ट के अंदर शादी करनी है तो दोनों पार्टीज को एक नोटिस देना होगा टू दी जजेस, और इस नोटिस में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी होगी, और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन 30 डेज तक बाहर पब्लिकली पेस्ट होगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है उनकी मैरिज से तो वो 30 डेज के अंदर क्वेश्चन कर सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है। इसी प्रोविजन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल हुई है कि ये आप जो 30 डेज तक नोटिस लगा रहे हो पब्लिकली, वो राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। अभी पिटीशन गई है, अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा।
Now we move on to our next international news. First international news, it's about Qatar labor law reforms. इस रिफॉर्म के पहले इस रिफॉर्म के पहले कतर में एक सिस्टम चलता था। उस सिस्टम का नाम था कफाला सिस्टम, और जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर किसी एम्प्लॉय या लेबर को जॉब स्विच करनी होती थी या स्टेट शिफ्ट करना होता था या दूसरी कंट्री से फ्रॉम कंट्री टू डिफरेंट कंट्री ट्रेवल करना होता था, तो उनको परमिशन लेनी होती थी अपने एम्प्लॉयर या मास्टर से। बेसिकली उनको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता था अपने एम्प्लॉयर या मास्टर से टू स्विच हिज और हर जॉब, या स्टेट शिफ्ट करना होता था या फिर कंट्री वन या मूव करना होता था फ्रॉम वन कंट्री टू डिफरेंट कंट्री। और वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता था, एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो उसको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे, उसको सर्टिफिकेट को दे दें टू दी एम्प्लॉय। अब कतर ये लेबर लॉ रिफॉर्म लेके आया है। इस रिफॉर्म के अंडर एम्प्लॉय या लेबर को 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर लीविंग हिज जॉब, अगर उसने 2 इयर्स या उससे ज्यादा काम किया है तो उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के अंडर। अगर उस एम्प्लॉय या लेबर ने लेस देन 2 इयर्स का काम किया है उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के अंडर, तो उसको नोटिस पीरियड देना होगा ओनली फॉर 1 मंथ। पहले आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता था फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड और मास्टर। नाउ यू हैव टू गिव ओनली 2 मंथ का नोटिस, 2 मंथ का नोटिस पीरियड अगर आपने 2 या 2 साल से ज्यादा काम किया है, और अगर आपने 2 साल से कम काम किया है उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के अंडर, तो आपको सिर्फ 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना होगा। Now we move to our second international news. It's about Saudi Arabia. Recently, सऊदी अरेबिया ने 2 रिफॉर्म्स लेके आई है। उसने जो पहला रिफॉर्म है उसने फ्लॉगिंग को बैन कर दिया, और जो दूसरा रिफॉर्म है उन्होंने डेथ सेंटेंस टू माइनर्स को अबॉलिश कर दिया। फ्लॉगिंग अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में समझें, पब्लिकली किसी भी पर्सन को विप से मारना या हंटर से मारना। ये सऊदी अरेबिया में पहले प्रिवील करता था, लेकिन अब सऊदी अरेबिया रिफॉर्म लेके आई है कि फ्लॉगिंग और डेथ सेंटेंस टू माइनर्स अबॉलिश कर दी जाए। ये इतने सारे चेंजेस मिडिल ईस्ट कंट्रीज और सऊदी अरेबिया में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज जो उनकी जो इमेज है ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव इमेज है, वो अपनी चेंज करना चाहती है इन दी वर्ल्ड ऑर्डर। और एक और रीजन है कि इन कंट्रीज में सऊदी अरेबिया में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है लाइक अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया में जैसे कोडिफाइड लॉज है, आईपीसी है, डिफाइन करता है कि मर्डर की पनिशमेंट ये होगी, थेफ्ट की पनिशमेंट ये होगी, और सीआरपीसी में उसका प्रोसीजर दिया है। ऐसा कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है इन दी सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। Now we move to our another section. It's about bill, acts and ordinances. जो हमारा पहला बिल है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल को समझने से पहले अपन को समझना होगा 69th अमेंडमेंट ऑफ द ईयर 1991। जब 69th अमेंडमेंट 1991 में आया, उसने दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म करी। अगर किसी जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो सीएम भी इलेक्ट होगा। तो बेसिकली 1991 से दिल्ली में सीएम इलेक्ट होना स्टार्ट हुए। उसके पहले सीएम दिल्ली में नहीं हुआ करते थे। जब ये आ गया अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट आया, तो पावर डिवाइड हो गई बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में। जैसे स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट में या राजस्थान स्टेट में चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है, वैसा ही यूटीज में दिल्ली में आपका चीफ मिनिस्टर है और लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन state CM and UT CM, Delhi CM are 3 powers. First one is land, the second power is law and order, and third is police.
अब ये जो बिल है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020, ये सीएम के दो पावर कर्टेल कर रहा है। पहली पावर इट्स अबाउट सिविल सर्विसेज और सेकंड पावर इट्स अबाउट एंटी करप्शन ब्यूरो। अब ये दो पावर सीएम से कर्टेल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी जाएगी। तो बेसिकली अब जो स्टेट का सीएम है और यूटी का सीएम है, अगर ये बिल एक्ट बनता है तो 5 पावर का डिफरेंस हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू, नेक्स्ट स्लाइड। इट्स अबाउट एक्ट। इन द मंथ ऑफ जून 3 फार्म ऑर्डिनेंस आए थे। प्रेसिडेंट ने 3 फार्म्स ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट किए थे और उन ऑर्डिनेंस को परमानेंट बनाने के लिए एक्ट बनाना होता है, दोनों हाउसेस से पास करने होते हैं और प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन तीनों ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा फर्स्ट एक्ट है वो है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। इनिशियली बिफोर दिस एक्ट फार्मर्स अपनी क्रॉप्स एपीएमसी मंडीज या फिर एपीएमसी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, वहां बेचती थी टू दी मिडिल मैन। और वो मिडिल मैन फिर रिटेलर्स और कंज्यूमर्स को सप्लाई करते थे। अब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है फार्मर्स के ऊपर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर्स डायरेक्टली अपनी क्रॉप्स रिटेलर्स और कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं। अब उनके उन पहले जो उनके ऊपर कंपल्शन था कि आपको मंडीज में अपनी क्रॉप्स देनी पड़ेंगी, अब वो कंपल्शन नहीं रहा। अब डायरेक्टली फार्मर्स रिटेलर्स और कंज्यूमर्स को अपनी क्रॉप सप्लाई कर सकते हैं। इस एक्ट के पहले एक और चीज थी, वो था इंटर स्टेट बैरियर। इस एक्ट के पहले यूपी का फार्मर किसी दूसरे स्टेट में अपनी क्रॉप नहीं बेच सकता। अगर वो बेचता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा टू दैट स्पेसिफिक स्टेट। अब वो इंटर स्टेट बैरियर हट चुका है। अब अगर यूपी का फार्मर तेलंगाना या तमिलनाडु स्टेट में जाता है और अपनी क्रॉप बेचता है वहां पर, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और तेलंगाना उस स्पेसिफिक उस यूपी के फार्मर से टैक्स नहीं लेंगी। तो इस एक्ट में दो दो क्लॉजेस हैं। फर्स्ट वन, आप कोई फार्मर्स के ऊपर कंपल्शन नहीं है कि वो अपनी क्रॉप बेचे इन दी एपीएमसी मंडीज, और सेकंड, इंटर स्टेट बैरियर हट चुका है, अबॉलिश हो चुका है। Now we move on to our next act. It's about the Farmer Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020. इस एक्ट के आने से पहले बड़ी बड़ी एमएनसीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जियो मार्ट एंड किसान, वो मिडिल मैन से क्रॉप खरीदती थी। लेकिन अगर ये एक्ट आने से अब फार्मर्स डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एमएनसी से, लाइक जियो मार्ट एंड किसान, टू सप्लाई देयर क्रॉप टू दी एमएनसीज। अब एमएनसीज को मिडिलमैन के पास जाना नहीं है, अब वो डायरेक्टली फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और ये एक्ट बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। आपको पहले प्राइस फिक्स रखनी होगी, आपको बताना होगा किस क्वांटिटी का है और कितनी और क्या क्वालिटी चाहिए। बेसिकली दिस एक्ट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फार्मर्स और बड़ी बड़ी एमएनसीज जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है इन दी क्रॉप्स, वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं फार्मर से। Now we move on to our next slide. It's about Essential Commodities Act 2020. Before this act, hoarding is illegal. होर्डिंग का मतलब आप स्टॉक करके नहीं रख सकते। आप क्रॉप्स को, इसेंशियल कमोडिटीज क्रॉप्स को स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आप करते हैं तो वो इलीगल है। और मिडिल मैन अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए होर्डिंग करते थे। इस एक्ट के आ जाने से होर्डिंग को लीगल कर दिया है। अब होर्डिंग लीगल हो चुकी है। अब सिर्फ एक कंडीशन है, अगर किसी ने स्टोर करके या होर्डिंग करके रखी हुई है क्रॉप, और जिस अमाउंट में उसने खरीदा है, अगर वो क्रॉप या वेजिटेबल उसकी प्राइस डबल होती है या 100% होती है, तो उसको बाहर मार्केट में लाना होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर किसी पर्सन ने ₹50 पर केजी अनियन खरीदा फ्रॉम एनी कंज्यूमर, या मार्केट से उठाया या फार्मर से खरीदा,
और उसने स्टोर करके रख लिया। अगर उसकी प्राइस डबल हो जाती है मार्केट में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसकी प्राइस अगर 100 रुपीज हो गई या 120 रुपीज हो गई, तो वो होर्डिंग जो मिडिल मैन ने करी थी उसको रिलीज करना होगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट एक्ट लेके आई है कि अगर कोई वॉर हो या क्लैमिटी हो या कोई डिजास्टर आ जाए तो पब्लिक को प्रोडक्ट मिलना चाहिए, फार्म प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसीलिए होर्डिंग को अब लीगल कर दिया गया है। Now we move on to our last slide and last news. It's about Keshwanand Bharati. In the year 1973 एक आइकॉनिक केस आया था जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया गया था और जो पिटिशनर है केशवानंद भारती, रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर उनकी डेथ हो गई। वो बेस्ड थे, वो बिलोंग करते थे कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से, जो कि है केरला स्टेट में। आई होप आपका रिकैप हो गया हो, आपको कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट है, स्पेसिफिक डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इशू है रिलेटेड टू क्लेट 2021 या क्लेट 2022, तो आप ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट द लीगल एज। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए रिवीजन के लिए, और भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को।